अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, अबूरी हुकूमत के क़याम से पहले दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। ज़राए से खबरें आ रही हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुँच चुके हैं, जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरे डाल लिए हैं। तो सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल बैठी तो निगरान सेटअप पर अहम मुशावरत का भी इम्कान है। मगर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले दुबई में क्यों हो रहे हैं, और क्या अब ये मुशावरत का फाइनल राउंड है, और क्या फाइनली हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामलात पर किसी नतीजे पर पहुँच जाएगा। जानते हैं अपने तजियाकारों से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और ज़फ़र हिलाली साहब, डॉक्टर आबिद अब्बासी, सलमान आबिद साहब और राव खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, क्या चल रहा है दुबई में? आपको लगता है कि अब कोई ऐलान आ सकता है सामने, कोई फाइनल डिसीजन हो जाएगा, या अभी भी कुछ वक्त है? देखिए, आपका जो पहला सवाल था मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एक सेंस में कि आप पूछने लगी थी ये बाहर क्यों हो रहे हैं ये सब फैसले। ये बड़ा मुनासिब सवाल है। बिल्कुल भाई, बाहर इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान के सब अहम फैसले बाहर होते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की हर चीज़ बाहर से आती है। हुक्म भी बाहर से आता है, इमदाद भी बाहर से आता है, डिफेंस इक्विपमेंट भी बाहर से आता है, और इकॉनमी के लिए भी बाहर से हर चीज़ आता है। इसलिए कि हम लोग, ख़ास तौर मईशत के बारे में हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते खुद, हम बेकार हैं। इसीलिए 23 दफ़े हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। भाई, जब 23 दफ़े आप जाते हैं एक चीज़ को आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो मेहरबानी से छोड़े, उनको ही करने दें। लेट देम रन दी इकोनॉमी। राइट। अब देखिए क्या डिपेंडेंसी हमारी है। जैसे मैंने कहा, वेपनरी में एम्यूनिशन, प्लेन, शिप्स किधर से आ रहे हैं? ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं। एम्यूनिशन किधर से आती है? बाहर से आ रहे हैं। आप बम तो आपने बना लिया, मगर डिलीवरी सिस्टम जो है आपका, कुछ इम्प्रूवमेंट्स इधर हुए हैं, ज्यादातर वो भी बाहर के बना हुआ है। तो ये अब आप पूछें कि ये बाहर से आ रहे हैं, और अगर बाहर के फॉरेनर्स कॉल द शॉट्स, वो जो हमारे लीडर थे PTI के जो हैं, वो कहते हैं कि बाहर से ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट को बदलो या ना बदलो। तो कौन से मुल्क हैं जिधर ये फैसले होते हैं? 2-4 मुल्क ज़्यादातर। अमेरिका है, चीन है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, और इस वक्त इनकी मुलाकात UAE में हो रही है। इसलिए हर चीज़ उधर भी दे हैव अ हैंड, उनका एक ये है, स्टेक है फैसले में जो हम ले रहे हैं। ये मत समझिए कि हम लेते हैं इंडिपेंडेंटली फॉरेन पावर्स से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। 38 साल हो गए हैं फॉरेन सर्विस में, इम्पोर्टेंट प्लेसेस में। मैंने देखा है आपका कोई फैसला बगैर फॉरेन कंसेंट, फॉरेन एग्रीमेंट, और अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होती है। तो ये तो आप पूछे मत कि क्यों दुबई में हो रहा है या क्यों सऊदी अरेबिया में या अमेरिका में, इसलिए कि सब चीज़ हमारे उधर से आते हैं। ठीक। और हमारे जो लीडर हैं वो भी उधर रहते हैं, वो सेटल्ड अब्रॉड है, वो पाकिस्तान आते पैसे बनाने, थोड़ा सा हुक्म करने, टू रन द कंट्री, पैसे बनाने। और जब तक कोई ऐसा कानून नहीं होगा कि वो नहीं हो सकता, यही होगा। ये उधर भी रहेंगे, इधर आएंगे चोरी करने और पैसे बनाने। माफ करिए। ठीक है सलमान साहब, आपको क्या लगता है क्यों दुबई इस वक्त मरकज़ बना हुआ है? अगर नवाज शरीफ की वजह से बना हुआ है क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आ जाते वापस पाकिस्तान? को इतना अच्छा इंप्रेशन तो नहीं जा रहा ना कि वो वहाँ बैठे हुए हैं और इलेक्शन की भी बातें चल रही हैं, मौजूद हैं नहीं वो यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि सियासतदान इक़्तिदार तो इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, लेकिन सियासत जो है वो सिर्फ दुबई में नहीं, अमेरिका में बैठ के, लंदन में बैठ के, कतर में बैठ के, सऊदी अरब में बैठ के और UAE में बैठ के करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए एक मुश्किल मुल्क है। जब इक़्तिदार मिलता है तो पाकिस्तान बड़ा हसीन मुल्क बन जाता है, फिर मुकदमे भी ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी उनके ख़िलाफ़ मामलात हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, इक़्तिदार भी उनके घर आ जाता है,
और उसमें अब आपने कोलिशन पार्टनर बना दिए इत्तेहादी जमातें, तो वो मिल बैठ के इक़्तिदार का खेल खेल लेती हैं। और जो उनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो बाहर के मुल्क में बैठ के सियासत करते हैं। अब आप देखिए कि बात ये है, बाज़ लोगों का ख्याल है कि दुबई का जो पिछला इजलास हुआ था उसमें भी और अब जो इजलास होगा उसमें भी पीपल्स पार्टी और PMLN बैठ के कुछ बुनियादी नोयत के अपने मफादात के तहत फैसले करेंगे। अच्छा, अब ये फैसले करेंगे या कर रहे थे पहले तो फजलुर रहमान साहब नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा भाई इस खेल में मेरी बंदरबांट में मैं कहाँ खड़ा हूँ। सही बात। लेकिन मेरा तज्जिया ये है, ये फैसले सिर्फ जो है दुबई में बैठ के नहीं होने, नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने बैठ के नहीं करने, कुछ फैसले पाकिस्तान के अंदर भी होने हैं और पिंडी में भी बैठ के होने हैं। तो इसलिए जो खेल है उसमें सियासतदानों की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है, उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। उन्होंने खुद अपने मामलात अपने आप से विड्रॉ करके किसी और के हवाले कर दिए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि निगरान हुकूमत का जो मामला है उसमें भी इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। और अगर हम इस खुशफहमी में मुब्तला है कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ ने मिलकर फैसला करना है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इससे ज़्यादा क्या मुज़क्का खेज़ पाकिस्तानी सियासत हो सकती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुबई का इजलास जितने मर्जी कर लें, लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि इन इजलासों में कहीं आपको आवाम नज़र आती है, कहीं इन इजलासों में आपको बिजली की बढ़ती हुई कीमतें नज़र आती हैं, गैस की कीमतें नज़र आती हैं, महंगाई नज़र आती है, बेरोज़गारी नज़र आती है, माशी बदहाली के मामलात नज़र आते हैं, वो कहीं नहीं है। पावर कॉरिडोर के अंदर ख़ानदानों की इजारादारी है और सब चाहते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे ख़ानदान के सर्कल तक महदूद रहे, इक़्तिदार हमारे कॉन्टेक्स्ट में रहे। फजलुर रहमान साहब खुद सदर बनना चाहते हैं, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं, बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो जब आपके इक़्तिदार का खेल जो है वो अगर इस नहज पे पहुंच जाए तो उससे पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत ने तो कोई फायदा नहीं उठाना, बल्कि ये ताकतवर के अंदर जो लड़ाई चल रही है सिर्फ उसके क्लाइमेक्स है, उसके अंदर ताने बानों के अंदर देखना कि कौन कहां फिट होता है और हम कितनी पॉलिटिकल बार्गेन कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो PTI है उसको किस तरह से डील करना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी जरा डिफरेंट है PTI के बारे में। PMLN जो है वो बड़ी एग्रेसिव है, वो कहती है इनके हाथ पैर बांध दें और इनको दरिया में बहा दें, मफलूज कर दें, अपाहिज कर दें, और ताकि हम जो है वो बड़े आसानी से इलेक्शन जीत जाए। तो ये सारा खेल नजर आ रहा है कि दुबई की पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स है वो जरा दुबई की पॉलिटिक्स से काफ़ी डिफरेंट नजर आ रहे हैं। देखो ठीक है राव खालिद साहब, हम देखते हैं कि हर थोड़ी दिन बाद ये हडल होती है दुबई के अंदर एक, और जो अहम सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन ये बात आबिद साहब की, सलमान आबिद साहब की, कि असल में सियासतदानों के हाथों में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर ये हडल होती क्यों है? क्या क्या बातें होती हैं यहाँ पर? देखिए, वो बातें होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के वो नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो छुपाना मकसूद है। यहाँ पे तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो गुफ्तगू हो रही होती है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है, टेप्स निकल आती हैं उसकी। और इस तरह से दो पहलू हैं इसके। एक तो यकीनन यही पहलू है कि वो रिकॉर्डिंग से बचना चाहते हैं कि बाद में हमारे खिलाफ वो बातें इस्तेमाल ना हो जो हम गुफ्तगू करते हैं आपस में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ डिस्कस होनी है पॉलिटिकल हवाले से, केयर टेकर सेटअप के हवाले से, तो वो शहबाज शरीफ साहब से भी हो सकती है डिस्कस, और उसको कन्वे किया जा सकता है। वो राब्ते में रहते हैं, किसी अपने नुमाइंदे को भेज के मियाँ साहब को एतमाद में ले सकते हैं और उनको बता सकते हैं। लग ये रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी शायद कुछ बातें बताना मकसूद नहीं है उसमें से, कि उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है और क्या सेटलमेंट हो रही है। कौन सी बात है? अल्टीमेट उनको कन्वे किया जाएगा। और इसकी मैं मिसाल आपको ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात चल रही थी तो उस वक्त भी लंदन में ही मुलाकातें हो रही थी, और लंदन प्लान उसको कहा जाता था कि एक लंदन प्लान के तहत ये चीज़ें हो रही है। और ये अभी जो चेंज हुई इसको भी लंदन प्लान के ज़रिए ही किया गया और यही कहा जाता है उसके बारे में। तो उस वक्त वहाँ पे सारी जो भी मुलाकातें हुई, जो चीज़ें हुई, पाकिस्तान में ये जो PMLN की पार्लिमानी पार्टी के अंदर कन्वे किया गया कि हमने इसको वोट करना है एक्सटेंशन के बिल को, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, जिसपे शायद खाकान अब आसिफ साहब जुज़बुज़ हुए और उनकी आपस में इतनी तलखी हुई कि बहुत अरसा तक टॉकिंग टर्म्स पे नहीं रहे, अभी भी नाराज़ रहते हैं एक दूसरे से। वो कहते थे कि जी हमें क्यों नहीं बताया गया, ये आप क्यों हमें बता रहे हैं इस तरह से। तो ये एक प्रेसिडेंट बहरहाल मौजूद है।
लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने फ़ैसले यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते, किस खौफ में मुब्तला हैं, किस वजह से नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक कह ले के अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के इवन मुस्तकबिल के लिए। तो इसमें बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अगर आप बाहर बैठ के बातें करेंगे, वहाँ से मामला तय करेंगे, जिस तरह से सलमान आबिद साहब ने कहा, पाकिस्तानी अवाम तो कहीं मैटर नहीं करते इसमें, और उनका कहीं जिक्र ही कोई नहीं है। इवन इलेक्शन भी जब होंगे तो शायद उनको उस तरह से अपना इजहार राय करने का मौका भी ना मिले। लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान की एक कह ले अच्छी या बुरी तारीख है। लंदन प्लान 1972 में भी एक बना था, जब अताउल्लाह बेंगल साहब, वली ख़ान और बुगटी साहब पे इल्ज़ाम लगा था कि शेख मुजीबुर रहमान से मिलकर वहाँ पे 1972 में वो बलूचिस्तान की अलहदगी का मनसूबा बना रहे हैं। भुट्टो साहब ने उस वक्त उनके खिलाफ एक्शन भी किया था। फिर उसके बाद ये जैसा मैंने बताया एक्सटेंशन वाला लंदन प्लान था, फिर तहरीक अदम इत्माद वाला लंदन प्लान था। और लंदन प्लान आप चेयरमैन पीटीआई आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि वहाँ पे वो, बल्कि हमें कुछ सोर्सेज से ये बताया गया कि इंडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई, वहाँ हुसैन हक्कानी को बुलाया गया, वो मुलाकात हुई। तो ये इस किस्म के मंसूबे जो होते हैं, जो पाकिस्तान से खुफिया रखने होते हैं, तो वो बाहर ही बनते हैं ज़्यादातर। अल्लाह करे इसमें से कोई खैर की खबर निकले, कोई ऐसी खबर ना निकले जिसका पहले हमारे यहाँ होता है। यही दुआ करते हैं। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले दुबई में क्यों हो रहे हैं, और ये क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मुस्तकबिल के फैसले ले रही है वहाँ पे? जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों से एक हद तक इत्फाक करता हूँ, लेकिन बसद एहतराम मेरी एक और भी राय है कि पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, उसके लीडरान ने ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में फॉर द लास्ट 75 ईयर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इतना फ्रेजाइल रहा है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रूट नहीं पकड़ सकी, वो मजबूत नहीं हो सकी। उसकी कई रीज़न्स हैं, अगर उसको हम डिस्कस करना चाहें तो बड़ा लंबा उसमें हमें वक्त दरकार होगा। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने कमज़ोर हैं कि वो डेमोक्रेटिकली फ़ैसले नहीं कर सकते। तो बहुत सारे, जैसे राव साहब ने फरमाया कि यहाँ पे बात करते हुए उन्हें ये भी ख़तरात होते हैं कि उनकी बात होने से पहले ही कहीं रिवील हो जाएगी, उनकी स्ट्रेटजी रिवील हो जाएगी और उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन दूसरी बात ये कहता हूँ कि पाकिस्तान PMLN की अगर हम बात करें, जो पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो पावर में रही है 2-3 दफ़ा, मरकज़ में भी और पंजाब में तो बिलखसूस बहुत अरसे तक रही है, उसके लीडर मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। शहबाज शरीफ इसलिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में कि वो नवाज शरीफ के कॉन्फिडेंट थे। ही इज़ नॉट एक्चुअली द सेंट्रल फिगर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो फैसला करना है उसको हेड मियाँ नवाज शरीफ ने करना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फैसला करना है उसको हेड आसिफ अली जरदारी साहब ने करना है। तो इसलिए इन दो, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनके ऊपर केसेस हैं, वन आर द अदर रीज़न, वो अच्छा है बुरा है, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनके ख्याल में जुडिशरी उनके लिए फेवरेबल नहीं है, या उनके लिए जुडिशल नहीं है, जुडिशियस नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान अभी नहीं आना चाहते। तो ज़ाहिर है फिर उन लीडर्स ने बात करनी है तो किसी न्यूट्रल जगह पे, ऐसी जगह जहाँ मियाँ नवाज शरीफ आ सकते हैं, वहीं उन्होंने बात करनी है। और मैं ये समझता हूँ ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ने एक बड़ी अंगड़ाई ली है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग, जो पावर कॉरिडोर हैं, उनके यहाँ फैसला साजी के डायनामिक्स चेंज हुए हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए स्पेस क्रिएट हुई है, और वो स्पेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट और केयर टेकर गवर्नमेंट के बनने, केयर टेकर गवर्नमेंट के चलने और नए हल्का बंदियों और नए सेंसस या मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने या ना करवाने, इन सारे फैसलों के ऊपर सिर्फ आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान ने फैसला नहीं करना, पाकिस्तान में और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बाहर अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो जी दुरुस्त है, पाकिस्तान की लीडरशिप को पाकिस्तान में रहना चाहिए, उनको बैरून मुल्क जायदादें नहीं बनानी चाहिए, उनको बैरून मुल्क बैठ के फैसले नहीं करने चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के फैसले पाकिस्तान के अवाम के दरमियान बैठ के करने चाहिए। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। लेकिन ये सिचुएशन जो ख़राब हुई, जो अगली हुई,
इसमें पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन सारा किरदार उनका नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को नहीं चलने दिया गया। डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन चलता है तो वो खुद सेल्फ प्योरीफाइंग प्रोसेस से गुजरता है। अवाम उन्नास की शऊरी तरबियत होती है, वो अच्छे और खोटे की फ़र्क कर सकते हैं। हम एक चलती डेमोक्रेसी को जब डीरेल करेंगे, एक हुकूमत जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट हो, ठीक है वो आइडियल इलेक्शंस नहीं हुए होंगे, तो 5 साल जब हम उसको पूरा नहीं करने देते, उसको वक्त से पहले हम पावर से बाहर उठा के फेंकते हैं, तो उनके पास एक जवाब आ जाता है। वो पाकिस्तान के अवाम को ये बताते हैं कि हमने तो अपने मंसूबे इंप्लीमेंट करने थे जो आपके फ़ायदे के लिए थे, वो हमें नहीं करने दिए गए। तो फिर इस खराबी में बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने दुबई में बैठ के तो पाकिस्तान के बारे में सोचना है, फैसले करने, वो यहाँ कर नहीं कर सकते। चलें देखते हैं कि क्या फैसले लिए जाते हैं और आवाम का कितना उसमें सोचा जाता है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। नाज़रीन, वैसे तो इलेक्शन के रास्ते में बज़ाहिर कई रुकावटें नज़र आ रही हैं। कभी मुआशी अबतरी, कभी अमन अमान की सूरत हाल की जवाज़ हुकूमत देती रही है और हमने फिर ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इन तमाम मसाइल से हुकूमत पीछे हटती गई और बिलाखिर इलेक्शन अपने वक्त पर करवाने के बयानात हुकूमती नुमाइंदों की ज़ुबान से सुनने को मिले। मगर एक मसला जो अब तक परसिस्ट कर रहा है वो है मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस पर एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने फैसला किया है कि नई मरदमशुमारी के नताइज शाया नहीं करेंगे और जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तहलील होगी, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन करवाए। इस पर इत्तेहादी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और अब जमात इस्लामी ने भी नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करने के बाद इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने राना सनाउल्लाह के बयान पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने जो बात की, वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए और राना सनाउल्लाह को किसने ये हक़ दिया है कि वो मरदमशुमारी के नताइज रोकें। तो यहाँ ये अहम सवाल उठता है कि नई और पुरानी मरदमशुमारी का तनाज़ा क्या आम इंतखाबात में ताख़ीर की वजह बन सकता है। ये सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी परसिस्ट कर रहा है, हल्का बंदियों का, मरदमशुमारी का? कोई इसमें आप रिजॉल्व देख रहे हैं आने वाले चंद दिनों में? मेरे ख्याल में रिजॉल्व ये होगा नहीं, मगर फैसला ये होगा कि 2017 के सेंसस पे करें। नहीं तो अगर इसके लिए पूरा वक्त ठहरेंगे तो पता नहीं साल 1.5 साल और लग जाएगा। देखिए, सीधी सादी बात है कि कैसे हो सकता है इलेक्शन हर 5 साल अगर सेंसस ना हुआ। आप कभी किसी को दावत देते हैं खाने, आपके घर में खाना हो रहा है और आपको पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? यू डोंट नो हाउ मेनी सिटीजन्स लिव इन योर कंट्री और आप प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। आप स्कूल्स, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, ये वो, आपको ये भी नहीं पता है उनका सेक्स क्या है, मेल फीमेल, किड्स, ये वो, आपको ये भी नहीं पता है वो अक्सरियत रहती किधर है। यू हैव अ वेग आइडिया। आप कैसे प्लान कर सकते हैं? हाउ कैन यू हैव अ नेशनल प्लान? और इलेक्शंस, माय गॉड, सबको पता है कि ये मरदमशुमारी के स्टेटिस्टिक्स को गलत ये होता है, गलत करते हैं डिलिबरेटली कि ज़्यादा वोटर्स आए एक पार्टी का। ये हुआ है, हमने इसका नतीजा भी देखा है, ये लोकल इलेक्शंस में भी हुए हैं। देखिए, कहने की बात है, द डेक इज स्टैक्ड अगेंस्ट यू। इस मुल्क में एवरीथिंग इज फिडल्ड, हर चीज में मिलावट, अडल्ट्रेटेड, हर चीज में एक पार्टी पोजीशन होता है, नेशनल पोजीशन नहीं होता है। और जिन लोगों का काम है करना और देखना कि एक नेशनल पोजीशन हो, ठीक तरीके से गिनती हो जाए, ठीक जगह आइडेंटिफाई करें कौन किधर रहता है। आपको पता ही नहीं है इस मुल्क में रेफ्यूजीज कितने हैं, आपको पता नहीं है कराची में कितने, मिसाल के तौर पे अफगान हैं, कोई कहते हैं ये मेजॉरिटी हो गया है। कैन यू इमेजिन? तो मैं समझता हूं कि खुदा के लिए एक दफे गिनती ठीक करें, एक दफे आप उस बेसिस पे आगे बढ़ें, इसलिए कि इस वक्त तो इट्स ऑल इन द एयर। 2017 का जो सेंसस है फेवर्स वन पॉलिटिकल पार्टी,
सिंध में तो पक्का है। ठीक है। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो फैसला किया गया कि नई मरदमशुमारी के जो आदाद-ओ-शुमार थे वो शाया नहीं किए जाएंगे, 2017 के सेंसस के तहत ही इलेक्शन होंगे, ये फैसला क्या सोच कर किया नून लीग ने, क्या स्ट्रेटजी, फायदा किसको होगा? पाकिस्तानी सियासत की एक बड़ी शानदार खूबी है, ये काफ़ी अपने अंदर इफ एंड बट्स रखता है। कोई चीज़ करानी हो तो उसके लिए भी जवाब होता है, जो चीज़ नहीं करानी हो उसके भी जवाब पैदा कर लिए जाते हैं। अब ये 14 मई के जो इंतखाबात होने थे, कितने शानदार इफ एंड बट्स हमने इस्तेमाल किए। और देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नजर आई, वफाकी हुकूमत भी, पंजाब की निगरान हुकूमत भी, PTI भी, और बेशुमार लोगों ने इख्तलाफ उठाया, सवाल उठाया कि जनाब 14 मई को कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नहीं करवाए ना, क्योंकि हमने ये तय कर लिया था पीछे से कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। अब अगर किसी ने ये तय कर लिया है कि हमने आम इंतखाबात नहीं कराने, तो मर्दमशुमारी तो एक इफ एंड बट है ना जी। उसके लिए माशाल्लाह सियासी जमातें भी शानदार तरीके से इस्तेमाल हो जाती हैं। MQM की तो खूबी है ना। अब कोई MQM से ये सवाल करेगा कि आपने कराची के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है किसके कहने पे बाइकाट किए थे? कोई पूछेगा उनसे, ये सवाल उठाएगा कि किसके कहने पे आपने इलेक्शन में बाइकाट किया, और किसके कहने पे आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं? किसके कहने पे आप उठा के आ जाते हैं कि जी मर्दमशुमारी पहले करवाएं फिर बाद में इंतखाबात होंगे? या दूसरी आपने जमात इस्लामी की बात कर दी। सवाल यह है कि ये वक्त पे क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं आपने उन लोगों को अकाउंटेबल किया जिसको हम सियासी हुकूमत कहते हैं, जमहूरी हुकूमत कहते हैं, 5 साल का मैंडेट लेके आती है, वो क्यों नहीं अपने राइट टाइम के ऊपर राइट शॉट मारती? क्यों उसके अंदर वो जो है ना वो इफ एंड बट लगाती हैं, और अपने सियासी निज़ाम के अंदर वो लकूनाज रखती हैं कि जिसकी मदद से अगर हमने कल खेलना है मनफी खेल तो हम खेल सकेंगे। मर्दमशुमारी का मसला बना लेंगे, कभी हम जो है वो दहशतगर्दी को मसला बना लेंगे, कभी हम माशी इमरजेंसी को मसला बना लेंगे, कभी हम कहेंगे कि जनाब हालात इस वक्त ऐसे नहीं है, ये सोसाइटी को तकसीम कर देंगे। कोई खुदा का खौफ करें। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का वाहिद अजूबा मुल्क है जिसके अंदर हम हर दफा कोई ना कोई जवाब में निकाल के इलेक्शन से भागने की कोशिश करते हैं। आप ना कराएं इलेक्शन, आप अपने सूबाई इलेक्शन नहीं करवाए ना आपने दो, आप आम इंतखाबात भी ना करवाएं। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप इंश्योर कर सकेंगे विदाउट इलेक्शन, विदाउट हुकूमत? और क्या गारंटी है इस बात की कि आप विदाउट इलेक्शन करा के आप अपनी इकोनॉमिक को स्टेबल कर सकेंगे? कोई गारंटी। अभी सवाल उठा रहा है आपसे IMF, वो कह रहा है कि जनाब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें। आप अंदाजा लगाइए, चाइनीज वजीर खारजा और अफगानिस्तान के वजीर खारजा इस्लामाबाद में बैठ के हमें कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। चले चाइनीज की बात समझ आती है, अफगान वजीर खारजा जब ये कहे कि पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करे तो आपको हंसी नहीं आती? सही बात है। इसलिए कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप बिला वजह अपने आइन के अंदर आइन के साथ छेड़खानी करते हैं, कानून के साथ छेड़खानी करते हैं, जमहूरी अमल के साथ छेड़खानी करते हैं, सियासत के साथ छेड़खानी करते हैं। क्यों? कि आपके मफादात जो है उसमें नहीं आते। कभी किसी को इलेक्शन सूट करता है, कभी किसी को इलेक्शन सूट नहीं करता। आज किसी एक पार्टी को सूट नहीं कर रहा, किसी एक पार्टी को सूट कर रहा है, किसी एक पार्टी को कल सूट नहीं कर रहा था, आज सूट कर रहा है। यानी इससे बाहर निकले ना, कहीं अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लेके आए सर। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ना लाने का नतीजा कि पाकिस्तान आज बिगाड़ का शिकार है। कोई भी ये नहीं सोचता कि अवाम को असल में क्या सूट है। अवाम का तो कोई इस वक्त है ही नहीं ना पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर, अवामी डिस्कोर्स तो कहीं डिस्कशन में नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। डॉक्टर आबिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो मर्दमशुमारी का एक तनाज़ा है, इस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिजर्वेशंस हैं, क्या ये इंतखाबात में ताख़ीर की वजह बन सकते हैं? आपको लगता है इस वजह से डिले आ सकता है इलेक्शंस में? बिल्कुल बन सकता है जी। उसकी वजह यह है कि या तो आपको नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाना है या पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक करवाना है। अगर आप नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे, जो भी उसके रीजंस है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, दैट इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी अगर आपको नई सेंसस या नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं तो आपको कुछ वक्त दरकार होगा। ये तो नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को अपना पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा, उनको एक नई हल्काबंदी करनी पड़ेगी, उसको ये एक बाकायदा क्लोजली उनको देखना पड़ेगा, और फिर जाकर ये पोजीशन होगी कि आप, चूँकि आपको देखिए, और ये बड़ा ज़रूरी भी इस सेंस में है कि आपके मुल्क में एक जो है वो एक इंसिडेंट हुआ, एक डिफरेंट वाक़या हुआ कि आपने फार्मर फाटा जो है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, उनको KP में आपने ज़म किया है।
तो जाहिर है उनकी भी पार्लियामेंट में और प्रोविंशियल पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन का इशू है। तो वहाँ भी आपको देखना है कि आपने कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करनी है, आपने उनको कितने सूबाई असम्बली के हल्के देने हैं, नेशनल असम्बली के कितने हल्के देने हैं। इसी तरह जो आपकी आबादी बड़ी है, जो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, हिलाली साहब भी कह रहे हैं कि हमने सेंसस को कभी सही रिवील नहीं किया, सही पॉपुलेशन को हमने नहीं बताया। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी 300 मिलियन हो चुकी है, 30 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो ये अगर आबादी बड़ी है, चले हम 30 करोड़ का फिगर ना भी माने, तो उसको आपने रिप्रेजेंटेशन तो देनी है। ये तो नहीं हो सकता उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुताबिक आप नए इलेक्शन करवाएं। तो अगर आपने नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं तो आपको वक्त दरकार है। और अगर आप ये नहीं चाहते कि नई मर्दमशुमारी में जो रिप्रेजेंटेशन लोगों को देनी है, तो फिर पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक वक्त पे इलेक्शन करवा लीजिए। ये सूरत हाल तो है ना, हम इसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, ये एक इशू तो है। या हम पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे और वक्त पे करवाएंगे। माशी इमरजेंसी की हम बात करते हैं, माशी भी तो सूरत हाल हमारे मुल्क में मुश्किल है, हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम्स तो है। हम एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की हैजर्ड्स की बात करते हैं, जी हाँ, सिंध के अंदर 3 करोड़ के करीब हमारे मुल्क की आबादी जो है पूरे पाकिस्तान में मुतासर हुई है। सिंध में आज भी हमारी फूड ग्रेनरी जो है वो अंडर द वाटर है और एक सीरियस थ्रेट है हमें फूड डेफिशिएंसी का भी, और लोगों की जो रिहेबिलिटेशन है, लोगों के मसाइल का, वो भी मसला भी है। ये भी मसला है कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है। अब 75 सालों में जो हमने खराबियां पैदा की, ये तो नहीं हो सकता कि हम 1 महीने में या 2 महीने में एक आइडियल सिचुएशन बना के उनको हल कर सकें। ये मसाइल हमें दरपेश हैं। इन्हीं मसाइल के साथ साथ हमें रास्ता बनाना है, और डेमोक्रेसी का बुनियादी मकसद ही यही होता है कि आप मुश्किल रास्ते में से आप रास्ता बनाते हैं। आप कुछ मानते हैं, कुछ आप सरेंडर करते हैं, कुछ दूसरों की मानते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं और बात को आगे लेके चलते हैं मुकालमे की रूह से। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हुआ कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनके अंदर भी फाशिज़म आया। वो बज़ाहिर तो पोलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, लेकिन उनके अंदर जो उनका वे ऑफ एक्शन है, जो उनका काम करने का तरीका है, मसलन फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे, जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने तो रियासत का बाजू मरोड़कर हर बात करने की कोशिश की, फाशिस्ट टेंडेंसीज को वो लेके आए। तो इस तरह से डेमोक्रेसीज नहीं चलती होती, हमें बैठ के फैसले करने होते हैं। देखिए, अगर आज हमें दरकार है तो ठीक है, हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए इंटेलिजेंशिया, हिलाली साहब ये कहते हैं कि हमें मर्दमशुमारी नई को ज़रूर करना चाहिए। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ये कहते हैं, MQM ये बात करती है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो गई है कराची में, जानबूझकर हमारी जो सेंसस में हमारी स्ट्रेंथ है वो कम दिखाई गई है। जमात इस्लामी को भी एतराज़ है। तो डेमोक्रेसी कैसे फैसला करती है? इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए और आप बातचीत के साथ मुज़ाकरात किए जाए। देखिए, अर्ज से या मेरी ख्वाहिश से जमहूरियत नहीं चलती, जमहूरियत सब लोगों की मुतफ़िका राय को कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, जिन पार्टियों को 2017 की मर्दमशुमारी के हिसाब से इलेक्शन कराने पर एतराज़ात हैं, अगर हुकूमत ना मानी तो फिर वो क्या लाहे अमल अपना सकते हैं? देखिए, 2018 में भी इसी किस्म के इतराज़ात थे कि इस पे होने चाहिए इलेक्शन, इस पे नहीं होने चाहिए। तो ये मामला चलते रहते हैं। मर्दमशुमारी हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इतना बड़ा इशू बन जाती है, हालांकि ये पिछले कोई 100 साल से भी ज़्यादा से हो रही है। 1881 में शुरू होता है पहली दफ़ा मर्दमशुमारी का प्रोसेस, हर 10 साल बाद होनी होती है। हम एक पता नहीं क्यों नॉर्मल तरीके से हम काम करने के आदी नहीं रहे। हमने कान को दूसरे घुमा के पकड़ना है, सीधा हमने कभी नहीं पकड़ना। आइन की बात हो रही थी, तो मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर किया है, तो 2000 से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो फैसले आते हैं आइन के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के ऊपर फैसले दे के मुख्तलिफ एक ही इशू पे मुख्तलिफ किस्म के एक आइनी फ़िरका वारियत पैदा कर दी है। इतना इख्तिलाफ आ गया उसके अंदर, जिस इंटरप्रिटेशन करके तो उसको मिसयूज़ किया जाता है। कभी कहीं पे मिसयूज़ किया जाता है, कभी कहीं पे किया जाता है। अब अगर मर्दमशुमारी के ऊपर हम अगर करें, उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या जो इस पे सारे मुतमईन है, नहीं है, ये सबको पता है। तो फिर इसके ऊपर इसको नोटिफाई करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप इसको नोटिफाई करते हैं तो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में होनी है। उसमें 2 आपके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स वक्त बैठे हैं, या आगे चल के अगर रेजोल्यूशन के बाद जाके इसको रेटिफाई किया जाता है तो फिर सारे केयर टेकर जो होंगे, मुश्तरका मफादात कौंसिल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसमें सूबों की और मरकज़ की नुमाइंदगी होती है, और उसमें मुख्तलिफ नुमाइंदे अपने अपने सूबों के हवाले से चाहे शेयर लेना हो उन्होंने, चाहे उन्होंने बाकी मामलात करने हो, सीटों का मसला होता है जैसे असेंबली की, तो वो रिप्रेजेंटेटिव लोग होंगे
तो फिर मुश्तरका मुफादत कौंसिल इसको रेटिफाई करेगी और उसकी बुनियाद पे आगे चीज़ें तय होंगी, तो फिर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी। ये तो सॉरी टू कट यू राव सर, अदरवाइज मेरे ख्याल वो हो ही नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकती जब तक मर्दमशुमारी अप्रूव CCI नहीं करती आपकी और वो नोटिफाई नहीं होती, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इसको केयर टेकर से करवाना ये एक बड़ा जुल्म होगा, और अगर ये करवा लेते हैं तो उससे पेंडोराज बॉक्स खुलेगा। उसके बाद आप क्या उसमें सीटों के बढ़ाने की बात की जाती है, अगर तो सीटों के बढ़ाने की बात करती जाती है, फिर जैसे हिलाली साहब कहते हैं 1.5 साल तो फिर कहीं नहीं गया, तो वो सीटें बढ़ेंगी तो पार्लियामेंट सेशन में होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगी, नई सीटों को वो गिनेगी, 342 से बढ़ाएंगी, तो वो उससे आईनी अमेंडमेंट के तहत हो सकती है। अगर ये तय करते हैं कि यही जो भी सेंसस है इसी की बुनियाद पे होगा, फिर हल्का बंदी आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए 4 से 5 महीने दरकार है। तो क्या लोग मुतमईन होंगे उसके ऊपर? फिर हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात होंगे, अभी मर्दमशुमारी के ऊपर एतराज़ात हैं। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। सिर्फ अगर तो किसी को केयर टेकर इक़्तिदार को तूल देना है, इंतखाबात पे ताख़ीर करनी है, फिर तो ये सारा कुछ अच्छा जवाब, फिर ये अच्छा जवाब है ना। कोई अगर थोड़ी सी अगर हमारे यहाँ कोई वो जिसको कहते हैं अकल मत रह गई है बाकी, तो हमें टाइमली इलेक्शन कराने चाहिए, पॉलिटिकली स्टेबल करना चाहिए मुल्क को, ताकि बाकी मामलात भी ठीक हो सके। जी चलिए ठीक है, इलेक्शन कराने चाहिए, यही इस वक्त वाल हमें नजर आता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझ समेत पूरी अशराफिया को कुर्बानी और इसार का मुजाहरा करना होगा, ये ज़री कौल है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। सुनने में ये बातें कानों को बड़ी भली मालूम होती हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जिसमें पंजाब में तैनात 200 ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया गया है। पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को 1600 सीसी गाड़ियां दी जाएंगी। पंजाब के हर ज़िले के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जनरल को 1300 सीसी गाड़ियां मिलेंगी, और हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल केबिन डाले दिए जाएंगे। और इस कार खैर के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये वो पैसा है जो गरीब आवाम अपना पेट काट काट कर टैक्स की सूरत में देती है। वही आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिसे आज 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, फूड इन्फ्लेशन 39% तक पहुंची हुई है। इस आवाम के पैसों से ब्यूरोक्रेसी पर नवाजिशात की जा रही हैं। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई पंजाब की निगरान हुकूमत को कि नवाजिशें करने की वो कोशिश कर रहे हैं? जान लेते हैं अपने तजियाकारों से। हिलाली साहब, ये वो मुल्क है जो कुछ दिन पहले तक डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, IMF के दर पे था। ऐसे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को ये अय्याशियाँ सूट करती हैं? ये आपका जो जजमेंट है कि ये अय्याशी है, ये कैसे आपने कंक्लूड किया है कि इनके पास गाड़ी होना, एक फंक्शनल व्हीकल, एक एफिशिएंटली फंक्शनल व्हीकल नहीं जो खत्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, चलता नहीं है, आप क्यों समझती हैं कि ये अय्याशी है? नहीं, ये इतनी महंगी गाड़ियां हिलाली साहब, कोई नॉर्मल व्हीकल भी चल सकता है ना, और हम अफोर्ड कर सकते हैं ये इस वक्त जब गरीब मर रहे हैं यहाँ पे भूख से। बनाया था एक फोक्सवैगन, नहीं तो अगर गरीब को एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो उनके पास जो अफसर एडमिनिस्ट्रेशन देता है उसके पास एक गाड़ी होनी चाहिए ना। अच्छा, गाड़ी से एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप कह रहे हैं कि अगर वो गरीब बच जाएगा, वो नहीं मरेगा, अगर उस आदमी को पैदल सर्विसेज को हासिल करना पड़े, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, ये आइदर और का आर्ग्यूमेंट नहीं है, इट्स अ सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। आप फंक्शनल व्हीकल्स का सर्वे करें, कितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जिनके पास एक फंक्शनल व्हीकल है, अगर है तो उसको रिप्लेस मत करो, दे डोंट नीड इट। अच्छा, और अगर उनके पास फंक्शनल व्हीकल्स नहीं है और इट इम्पैक्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं वो सर्विसेज जो उनको करना चाहिए, तो फिर रिप्लेस इट। एक सीधी सादा एक रूल है। अच्छा, आप कहते हो पेट्रोल भाई, अगर पेट्रोल मिसयूज हो रहा है,
तो 1947 से लॉज हैं, हर गाड़ी का सर्विस बुक होता है, हर गाड़ी का यूज़ होता है, जो इस्तेमाल करता है साइन करता है, कितना देर कितना लंबा रास्ता साइन करता है, किसने इस्तेमाल किया, पर्पस ऑफ जर्नी साइन होता है। अच्छा, इतना उसमें शफाफ है आप हमारा उसको सिस्टम साइन वैसे? करके मॉनिटर करें। बात असल ये है ना कि ये है, बिल्कुल ये सिस्टम में है, बट दे आर ऑल थीव्स। ये एक्चुअली होता ये है कि स्टाफ कार जो होता है उसका नाम होता है स्टाफ कार। अब वो स्टाफ कार पर्सनल यूज के लिए करते हैं। मैं जब सफीर होता था तो मेरे पास एक गाड़ी होती थी 24 आवर्स मेरे डिस्पोजल पे, मगर इसका मकसद ये तो नहीं था कि जो मेरा दोस्त आए उसको मैं गाड़ी में बैठूं और कहूं जाओ सैर करो, इसलिए कि पेट्रोल मुफ्त है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि होना चाहिए लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए इसके अंदर। ब्लैंकेट ठीक है हिलाली साहब, टाइम थोड़ा कम है, मुझे बाकी एनालिस्ट की तरफ भी जाना है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो मैं ये सवाल यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी कि क्या निगरान हुकूमत के पास इन नवाज़िशात का मैंडेट होता है, किन वजूहात की बुनियाद पर उन्हें ये करना पड़ा, और क्या पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं इसके पीछे, या ठीक है ज़रूरत है जैसे हिलाली साहब कह रहे हैं? देखिए जी, हिलाली साहब के अंदर का ब्यूरोक्रेट जो है वो इसको सपोर्ट करने पे आ गया ऑन अ लाइटर नोट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रियासत के, पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स पेयर के पैसों से मिसयूज अयाशियाँ हुई हैं, होती हैं, आज भी हो रही हैं और होती रही हैं। आप देखिए कि एक जो कॉलेज में प्रोफेसर है वो तो अपनी गाड़ी पे जाता है, उसको कन्वेंस अलाउंस मिल जाते हैं, तो सेक्रेटरी जो अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाता है उसको इतने नए मॉडल की गाड़ी क्यों दी जाए? दुनिया भर की अगर आप ब्यूरोक्रेसी, जहाँ फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज हैं, कितनी अयाशी उनके 65 एकड़ के। अंग्रेज देखिए, अंग्रेज ने जो यहाँ पे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी डेवलप की थी वो यहाँ के लोगों को रूल करने के लिए की थी। अनफॉर्चुनेटली हमने 1947 के बाद अपनी ब्यूरोक्रेसी में कोई ड्रास्टिक रिफॉर्म्स नहीं की। आज भी 65 एकड़ का घर है एक डिप्टी कमिश्नर का जो अंग्रेज दौर से बना हुआ है। ऑब्वियसली गवर्नर हाउसेज भी हैं और भी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान में एक चपरासी से लेकर एक सेक्रेटरी तक सब लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से में आते हैं, वो सारे लोग अपनी अपनी जगह पे ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे इदारों में आप देखिए, ग्रेड 20 का एक प्रोफेसर है, उसको तो आप गाड़ी नहीं देते, हालांकि वो तालीम देने जा रहा है, बुनियादी काम करने जा रहा है। सेक्रेटरी को क्यों गाड़ी दें आप, कमिश्नर को क्यों गाड़ी दें? 17 ग्रेड के एसी को आप इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हैं। तो ये इनको देख बैठ के पाकिस्तान के ब्रेन को ये फैसला करना चाहिएगा। मैं एक रिपोर्टेडली, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट नहीं है कि इंग्लैंड के अंदर 250 सिर्फ गाड़ियां हैं जो हुकूमती जो है वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, और पाकिस्तान में 1.5 लाख के करीब गाड़ियां हैं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारी जो दिगर फंक्शनरीज हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं और मुख्तलिफ जो सरकारी लोग हैं उनके पास है। एक आदमी के पास 4 गाड़ियां, एक मिनिस्टर बनता है, उसका प्रोग्रेटिव होता है, उसके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जुमला मुझे बोलने दीजिए, ये सारी बात होती है या नहीं होती है? पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं इसमें हमें बिल्कुल ये ज़ेब नहीं देता, और निगरान हुकूमत के पास तो ये प्रोग्रेटिव ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल जी। सलमान साहब, अयाशी है या जरूरत? देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क होगा जहां सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गवर्नेंस के मॉडल्स आपने बनाए, और जिस किस्म की रूलिंग एलीट एंजॉय कर रही है ना इस वक्त, उसका ये जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आके जाकर लोगों से पूछें आप। अभी लाली साहब ने कहा एक गाड़ी उसकी फंक्शनल जरूरत है, मैं आपको ऐसे लातादाद अफसर बताऊंगा जिनके इस्तेमाल में 7 गाड़ियां हैं और 7 दफा वो पेट्रोल चार्ज करते हैं, मिसयूज करते हैं, जो भी अब्बासी साहब बात कर रहे हैं। बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जो माशी दिवालिया के तौर पे खड़ा हो, जिसकी मईशत बहुत कमजोर हो, जहां लोगों की जिंदगियों में अपने सख्तियां हो, वहां जब हुक्मरान तबकात, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हैं, चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे उसमें जुडिशरी के लोग हैं, जब इस किस्म की सरकारी खजाने के ऊपर अयाशियां करेंगे। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया साबका हुकूमत के मुकाबले में 1.25 साल में जितने गैर मुल्की दौरे वजीरों ने किए हैं, वो हमारे एक अब्दुल कादिर पटेल साहब है, पता नहीं कौन सी सेहत वो बाहर से लेने जाते हैं, जितने सरकारी दौरे उन्होंने कर लिए हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए ना कि ये किसकी कीमत के ऊपर हो रहा है, अवाम की कीमत पे हो रहा है ना। तो मैं बिल्कुल अब्बासी साहब की बात से तायद करता हूं कि ये बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। आप सादगी अपनाएं। आपको बार बार कहा जा रहा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें, आप नहीं कम कर रहे, और आप आम आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के उसको मार रहे हैं, और जिन पे टैक्स लगाना है उनके बारे में आप सोचते तक भी नहीं। बिल्कुल ऐसे। राव खालिद साहब, आपका क्या टेक है?
मैं तो ये कहूँगा कि हम देखें कासा गदागरी लिए दर दर फिर रहे हैं और हमारे लक्षण देखें कि हम चाहते क्या हैं कि खैरात मांग के तो हम हाई फाई लाइफ गुजारे अपनी। इस मुल्क में जो 2 नंबरी हो रही है, सरकारी रिहाइश गाहें हों, गाड़ियाँ हों, उनका इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, टाइम आपके पास थोड़ा है। सिटिंग हमारे चीफ जस्टिस एक रहे हैं जो चेयरमैन पीसीबी भी थे, वो इंटरनेशनल विजिट्स पे 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस पे गए और साथ में क्रिकेट की भी एक मीटिंग थी, दोनों का उन्होंने अलग-अलग टीएडीए वसूल किया। उसके बाद उन्होंने एक एफिडेविट दे के, उनके पास अपना घर था, एक और प्लाट था, उन्होंने एफिडेविट दे के कराची में प्लॉट लिया कि मेरे पास कराची में कोई रिहाइश नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोई रिहाइश नहीं है। ये रिपोर्टेड स्टोरीज है, अखबारों में छपी हुई हैं। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसा शख्स इस किस्म की 2 नंबरी कर रहा हो सिस्टम के साथ और लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ पे आप ये एसी ये सारे ये क्या कुछ नहीं करते, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस है, उनको कहें कि आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी आपने मोनेटाइज, आपने इनको वापस गाड़ियाँ दी थी कि आप खरीद लें और उसके बाद नई गाड़ियाँ आपको नहीं मिलेंगी, वो फिर दोबारा से नहीं देनी शुरू कर दी। पहले भी 10-10 लाख की गाड़ी 2-2 लाख में दे दी, अब फिर नई गाड़ियाँ वो लेने पे लग गए। फिर जिन्होंने 9 to 7 दफ्तर में रहना है, 9 to 5, उनके लिए गाड़ियों की फ्लीट रखने की ज़रूरत क्या है? आप सरकारी रिहाइशगाह दी है, वहाँ से आप बसेस चलाए बेहतरीन कंफर्टेबल किस्म की, उनको कहीं सुबह 9 बजे आपको लेके जाएंगे और शाम को 5 बजे आपको पूरी दुनिया में होता है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट आपका सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। लोग 200 किलोमीटर से बाहर के मुल्कों में आते हैं जॉब करने के लिए, सरकारी मुलाजिम 200 किलोमीटर से। यहाँ पे 5 किलोमीटर जाना हो तो साहब के 2 गाड़ी आगे होती है, 2 पीछे होती है और वो जा रहे होते हैं। ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ फील्ड ड्यूटी है वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन माकूल गाड़ी होनी चाहिए। ये तो नहीं होनी चाहिए कि आप 3 करोड़ की 2.5 करोड़ की गाड़ी लेके दें एक बंदे को और वो सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल पे पिक एंड ड्रॉप करता रहे या नॉर्दर्न एरिया में घूमने पे जाए उसके ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है हमारे लक्षण ठीक नहीं है, हमें अपने लक्षण ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। और ऑस्टेरिटी मेजर्स बार बार हम कहते हैं हम ये लेंगे, वो करेंगे, इस तरह करेंगे, करते कुछ भी नहीं। हम इसी किस्म की अय्याशियों में लगे रहते हैं और इसको अय्याशी कहना मेरा ख्याल है गलत कतन नहीं है। जो जायज़ आपकी चीज़ है वो आपको मिलनी चाहिए, जब आप उससे ऊपर जाते हैं तो वो फिर अय्याशी के ज़ुमरे में आती है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।